आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार साथियों। आशा है कि आपको आवाज आ रही होगी। नहीं आ रही है क्लास? तुझे कितना चाहे और हम। नमस्कार साथियों, आवाज आने लगी होगी। तब से मैं दवाई पी रहा था कोरोना की दवाई पी रहा था, इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट आपको वेट करना पड़ा। ठीक है। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है लेकिन आए तो। देखिए भैया, कल हमने जो बात की थी उसको 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। कल जो हमने बातें की थी, 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा तो 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। कल हमने जो भी चर्चाएं की थी उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं और फिर आगे बढ़ाता हूं। ठीक है साथियों। पिछले क्वेश्चंस की पीडीएफ नहीं डली। भिखाराम, ये कौन सी पीडीएफ नहीं डली बच्चों की, जरा पूछ के और उसको डाल दो, क्योंकि पीडीएफ के बगैर जीवन बड़ा सूना सूना सा लगता है। देखो ना कौन सा पूछ रहे हैं, कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हैं, पूछो उनको मैसेज करके। इस पे तो अभी क्वेश्चन पढ़ाया नहीं, फॉर्मेशन की डल गई, और फॉर्मेशन के बाद मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है शायद। अब ये पूरी डाल दो आप। ये छठवा टाइप है ना, ये जो नया अपडेट है वो पूरा डाल दो। नया अपडेट, जो नया अपडेट है ना, जो मैंने नया अपडेट करो। हाँ, ऐसे धीरे धीरे करके। चलिए मेरे भाई, कल हमने बात की नंबर ऑफ फैक्टर्स। कल हमने बात की थी नंबर ऑफ फैक्टर्स, जरा मुझे याद दिला देना अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है साथियों। अब नंबर ऑफ फैक्टर में हमने इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, ये सारी चीजों पे इन पे चर्चाएं की थी। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया भैया, मैंने एक क्वेश्चन क्या ले लिया, और उसके बारे में सारी कहानियां मैं आपको बताता हूं। देखिए भैया, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ऐसा क्वेश्चन ले लो। मैंने कहा ये ले लिया मैंने 120, 120 ले लिया, 360 ले लिया, 360 ले लिया, और मैंने आपसे कहा कि टोटल फैक्टर क्या आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। तो इसके जो 360 के जो फैक्टर होते हैं भैया, 36 × 10, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 36, और 2 की घात 1, और ये 5 की घात 1। तो 2 की घात 3, 3 की घात 2, और ये 5 की घात 1। 2 की घात 3, ये और ये मिलके 2 की घात 3 हो जाएगा, और ये 2, और ये इतना। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 2 की घात 3, 3 की घात 2, और 5 की घात 1।
ये इसके फैक्टर हो जाएंगे मेरे साथी। अगर ये इसके फैक्टर हो गए, अगर ये इसके फैक्टर हो गए, तो अब हमें क्या देखना था। देखिए, मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आपने कहा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे भैया? 3+1, 2+1 और 1+1, तो ये आएगा 4 × 3 12, दूने 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। यानी इस 3 में पावर में 1 जोड़ दिया, इस पावर में 1 जोड़ दिया, इस पावर में 1 जोड़ दिया। इसके बाद मैंने कहा था नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, इवन इवन फैक्टर्स यानी सम। तो सम वाले केस में मैंने आपको बताया था कि जो 2 की पावर है उसमें जोड़ो मत। तो 3 की घात 0, फिर आपने कहा 2 की घात 1, और ये आ जाएगा इतना। तो भाई इनका मल्टीप्लाई करें, 3 9, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 18। फिर हमने कहा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंड, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स विषम गुणनखंड। अगर विषम गुणनखंडों की मेरे भाई बात करोगे तो इसमें 3 की जगह 0 कर दो, यानी जो ऑड पावर है, इवन की पावर है, उसको हटा दो, और ये 3 हो जाएगा, यानी 2+1, ये 2+1 और ये 1+1। तो भाई ये आ जाएगा 3 दूने 6, ये आ जाएगा 3 दूने 6। अब मैंने कहा इसी के बाद होगा एलसीएम एसटीएफ, इसके बाद होगा ये पूरा होते ही। भाई मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल ऑफ 6 यानी फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 6, यानी मैंने कहा 10 के मल्टीपल कितने होंगे? 10 के गुणज कितने फैक्टर होंगे? कितने फैक्टर होंगे? हाउ मेनी फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10? हाउ मेनी फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 10? तो इस केस में हम क्या करते हैं भाई मेरे, यहां मैंने 2 की घात 10 यानी 360 को मैं कैसे लिख, देखिए भैया अब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे देखेंगे। आपने कहा कि ये था 360, इसके फैक्टर थे 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 की घात 1, ठीक है ना। तो ये आ गया था हमारे पास कितना, 8 × 5 40 और 9 × 4 36, ये आ गया था। अगर परफेक्ट स्क्वायर देख रहे थे तो ये लिखा हुआ है 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 0, ये 1 और ये 2 और ये 5 की घात 0, ये 5 की घात 1। बेटा जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको रख लो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है। आपने कहा कितने हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 और 1 1, तो ये आ जाएगा 4। यानी इससे 4 परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, इससे 4 परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, ठीक है ना। देखिए इसके बाद अगर मैं देखता हूं कि अगर परफेक्ट क्यूब देखता हूं
कि परफेक्ट क्यूब क्या है। तो परफेक्ट क्यूब में भी हम यह देखेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, यानी सीधे सीधे हम ये देखें कि 2 की घात 0 परफेक्ट क्यूब है और 2 की घात 3 परफेक्ट क्यूब है। उसके बाद क्या होता है, 2 की घात 6 होता, 2 की घात 9 होता ही है। ये 3 की घात 0 है, ये 5 की घात 0 है। तो भाई आप देखेंगे ये आ जाएगा 2 गुना 1 गुना 1, यानी परफेक्ट क्यूब देखेंगे तो इतनी आ जाएगी। ये सारी चीजें हम अंकित भाई कब से स्टार्ट होगा एलसीएम एचसीएफ, ये अभी आज की क्लास ही और चलेगा, उसके बाद हो सकता है कल से हो जाए, हो सकता है परसों से हो जाए, लेकिन स्टार्ट होना है। ठीक है ना, स्टार्ट होना है, परेशान नहीं हो। एलसीएम एचसीएफ एक क्लास और ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास। चलिए मेरे भाई, तो मैंने आज आपको ये क्लासेस रिवाइज कराने में ये समय लिया है। मैंने आपसे कहा था कि ये 360 है। पहले मैंने नंबर ऑफ फैक्टर बताए, फिर सम फैक्टर बताए, फिर विषम फैक्टर बताए, फिर मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 10, ऐसे फैक्टर जो मल्टीपल ऑफ 10 है तो वो 9 आ गए। फिर मैंने कहा था परफेक्ट स्क्वायर कितनी होंगी और परफेक्ट क्यूब कितनी होंगी। मेरे साथियों, अब मुझे ये देखना है कि इनका योग। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये 360 है। देखिए, ये हमारे पास 360 था भाई, 360 था, और 360 के 2 की घात 3, 5 की घात 2 और ये 5 की घात 1, ये है। तो आपसे कहा है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सभी गुणन खंडों का योग। तो भाई सभी गुणनखंडों का योग देखना है तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपको कैसे आता है वो मैं एक एग्जांपल के द्वारा बता देता हूं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये 12 है और 12 का मतलब होता है 2 की घात 2 और ये लिखा है 3 की घात 1। इसको आपने 0, 1 और ये लिखा था 2। हाँ भाई, ये 0 और ये लिखा हुआ है 1। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 1 आ जाता है, 1 फैक्टर। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये आ जाता है 3, 1 फैक्टर। यहां करते हैं तो 2 आ जाता है 1 फैक्टर। यहां करते हैं तो 6 आ जाता है 1 फैक्टर। यहां करते हैं तो 4 आ जाता है 1 फैक्टर। और यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है 1 फैक्टर। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, यानी 0 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया है, इन दोनों से किया है साहब। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बन जाता है योग का, कि योग क्या होगा, फैक्टरों का योग क्या होगा मेरे भाई, तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि ये हमारे योग का फॉर्मूला बन गया। ये हमारे योग का फॉर्मूला बन गया। आपने का कैसे लिखना है आपको, तो 2 की घात 0 से लेके कहां तक है, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3। ठीक है मेरे भाई। फिर आप देखेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 3 की घात 2, 3 की घात कितना आ जाएगा 2। फिर 5 की घात 0 और 5 की घात 1। ठीक है साहब। आप यहां देखेंगे तो ये क्या आएगा, ये देखिए 8 और 4 12, तो 14 और 1 15 आ जाएगा। ये 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 गुना, ये 9 और 3 12 और 1 13, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 1 6। तो 15 गुना 6 90 होते हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दो तो 90, और 13 गुना 9 117। तो इस तरीके से इनका योग आ जाएगा। ये मैंने छोटे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया। ये छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाया कि देखिए, अगर मुझे इनके फैक्टरों के योग चाहिए, 3 की घात 1 है ये कितना था 3 की घात 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कहा कि फैक्टर कौन कौन से आएंगे, तो 1 3 2 6 4 12, ये 12 के फैक्टर होंगे। सभी को कैसे आए होंगे, 0 का मल्टीप्लाई यहां किया 1 आ गया, 0 का यहां किया तो 3 आ गया, 2 का यहां किया तो 2 आया, 2 का यहां किया तो 6 आया, 2 का यहां किया तो 4 आया, 2 का यहां किया तो 12 आया। तो इसका मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से किया तब आया है। तो सीधे सीधे योग ये कैसे आते हैं फैक्टर, इन तीनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, ऐसे आते हैं भैया। तो इसको जोड़ने की बजाय हम सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई।
तो अगर योग आता है तो हम इस तरीके से करेंगे। मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 240 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग बताओ, गुणनखंडों का योग बताओ, सभी गुणनखंडों का योग बताओ, सभी गुणनखंडों का योग बताओ। मेरे भाई पहले आप लेंगे 240 और 240 के फैक्टर कर मारो जल्दी से। तो आपने कहा ये आ जाएगा 24 गुना 10, इसको 8 गुना 3 24 कहते हैं, और ये आ जाता है 2 गुना 5। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ये फैक्टर आ गया। तो अब हम फैक्टरों का योग देखते हैं तो कैसे आएगा भैया। तो यहां से शुरू करेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। फिर आपने कहा ये क्या आएगा भैया, तो 0 और ये 3 की घात 1। फिर आप देखेंगे ये कितना आएगा, तो ये 5 की घात 0 और 5 की घात 1। मेरे भाई इनको जोड़ेंगे आप तो ये आ जाएगा 16 और 8 24, 24 और 4 कितना आएगा 28 और 2 30 और 1 31। ये 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 4 है, ये 16 आएगा, ये 8 16 और 8 24, 24 और 4 30, 30 और 2 32 और 1 33। ये आ गया 16, फिर आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। तो मैं जोड़ देता हूं, ये 24 24 और 36 और 1, ये 24 हो गया, 24 और 36 और 1 31। ठीक है ना, 16 और 8 24, 24 और 4 28 और 2 30 और 1 31। ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं यहां से इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा 124 और गुना 6, यानी 6 गुना 4 24, 6 दूने 12 और 2 14 और 6 और 1 7, यानी 6 गुना 600 हो गया और 24 गुना 7 1, 24 गुना 6 144, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हमें इस तरीके से अगर बताने हैं, मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ 72 के सभी फैक्टरों का योग बताओ, 72 के सभी फैक्टरों का, मैंने कहा कि 72 के सभी फैक्टरों के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बताओ, योग बताओ। तो सबसे पहले भैया 72 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर, ये 2 की घात 3 और ये 3 की घात 2। मेरे साथियों तो सम क्या आएगा, योग क्या आएगा। तो 2 को पहले क्या कर दो, 0 1 2 और ये 3 तक जाना है। यहां क्या करेंगे मेरे भाई, ये 0 ये 1 और ये 2। अगर आप यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा 16, 16 और 4 कितना आएगा 20, 2 22 और 1 23 आ जाएगा। 16 फिर आ जाएगा 4 20 और 2 22 और 1 23, ये 23 आ जाएगा। यहां कितना आएगा 9 और 3 12 और 1 13, 9 और 3 12 और 1 13। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 गुना 3 39 और 13 दूने 26 और 3 कितना आएगा 29। तो मुझे लग रहा है 299 आ जाएगा। इसके फैक्टरों का योग कितना आएगा 299। ये सॉरी ये गलत हो रहा है, ये हमारे पास कितना है, ये 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15 है। ये कितना है 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15 और 9 और 3 12 और 1 13, 195 है, 195 है, 195 है। तो ये सभी फैक्टरों का योग हो गया मेरे भाई। ये सभी फैक्टरों का योग हम इस तरीके से करते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैंने कहा सभी, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैंने कहा 72 के सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, यानी फाइंड द सम ऑफ all even multiple of all even factor of 72, in find the sum of all the even factor of 72। तो भाई मेरे हमने कहा कि सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स
यानी सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। मेरे भाई आप देखेंगे सम गुणनखंडों का योग, तो आपने कहा 72 है क्या भाई? तो 72 का मतलब होता है 2 की घात 3 और 3 की घात 2। तो भाई अगर आप देखेंगे कि जब सम की बात करते थे, अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर देखता था, मैं नंबर ऑफ फैक्टर देखता था, तो क्या करता था सम में? ये 3 के आगे यहां 0 लेता था, यहां बढ़ाता नहीं था, 1 नहीं करता था, क्या लेता था? 0। और बाकी ये जो आ रहा है ये 2 है, उसमें तो मैं जोड़ देता था। तो सेम प्रोसेस यहां भी फॉलो होगी वही। तो आपने कहा क्या होगी ये? तो आपने कहा कि यहां ले लेंगे हम 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, और इंटू कितना आ जाएगा? 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2। मेरे भाई ये इवन पावर 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑड है, और ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से करेंगे तो ऑड आ जाएगा। तो ऑड फैक्टर को हमें नहीं जोड़ना है, ऑड फैक्टरों को हमें नहीं जोड़ना है। तो ये आ जाएगा 8 और 4 12 और 2 14, 8 और 4 12 और 2 14, 9 और 3 12 और 1 13, 9 और 3 12 और 1 13। तो भैया ये आ जाएगा 14 गुना 14, 13 गुना 13, 169 और 182। ये आ जाएगा 182, ये आ जाएगा 182। यानी केवल और केवल इसको हटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो ये कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 3 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 9 आएगा। और ये तीनों के तीनों ऑड फैक्टर हैं, इसलिए मैंने इनको हटा दिया, इसलिए मैंने इनको हटा दिया, इसलिए मैंने इनको हटा दिया। मैंने कहा भैया आपसे कि 120 के, यही मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि 120 के सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का सम यानी इवन फैक्टर्स का योग, इवन फैक्टर्स का योग बताओ, इवन फैक्टर्स का योग बताओ। कहां जा रहा है? देखिए एक बार मैं और बता देता हूं मेरे भाई, जैसे मैं आपको यहां बता देता हूं वो समझ में आएगा, यहां से नहीं आएगा। मैंने कहा 12 है, 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब आपने कहा यहां देखो कि ये लिखा हुआ है 0, ये लिखा हुआ है 2 की घात 1, ये लिखा हुआ है 2 की घात 2। जब मैंने इसको ऐसे लिखता हूं 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात ये 3 की घात 0, 3 की घात 1, मेरे भाई इनके फैक्टर क्या होंगे? इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 4, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 12। हमें सम गुणनखंड चाहिए तो ये हटाने हैं। अब मेरे भाई ये हटाने हैं, अगर हमें सम गुणनखंड चाहिए, सम हटाने हैं तो ये हटाने हैं। मेरे दादा अगर ये हटाने हैं तो ये किसने दिया है? तो भैया इसका मल्टीप्लाई हमने जब इससे किया, ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से और ऑड का मल्टीप्लाई ऑड से, तो इसने ऑड बना दिया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर इसको हटा देता, 2 की घात 0 को हटा देंगे तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा? तो अब आप 2 की घात 0 को हटा देंगे तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वो रहा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और यहां, क्योंकि ये इवन है और ये भी इवन है, और इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन और इनटू ऑड बराबर इवन होता है। जैसे 2 गुना 1 2 आएगा, 2 गुना 3 6 आएगा। तो इसलिए हमें क्या है कि यहां इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये ऑड है, और ऑड का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से करेंगे तो ऑड आएगा। ठीक है, यस बेटा, अगर अब समझ में आ गया है
तो अब बता दीजिए, तो आपने कहा कि हमने कहा ये 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 0, 3 की घात 1। अगर हमें सम फैक्टर चाहिए बेटा तो ये और ये ऑड देगा, तो सबसे पहले मैंने कहा ये ऑड देगा तो इसको भगाओ, मैंने कहा ये ऑड देगा तो इसको भगा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आएगा 12। तो भैया इसी चीज को हम क्या करते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट करना हो इसे, कि डायरेक्ट हम कैसे याद रखें कि योग इवन फैक्टर का सम देखना है, इवन फैक्टर का सम देखना है मेरे भाई, तो आप क्या देखेंगे कि ये 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 और ये 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। तो हमारा काम बिगाड़ रहा था कौन, ये, तो इसको मैं हटा देता हूं, जो काम बिगाड़ रहा था उसको हटा दिया। अगर हटा दिया तो ये कितना आएगा साथी, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, इसका मतलब ये आएगा 24, इसका मतलब आएगा ये 24। बेटा ये समझ में आया या नहीं आया, सम ऑफ इवन फैक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया या नहीं आया। तो अब हम बात कर रहे थे यहां कि 72 के सम फैक्टरों की संख्या तो मैंने बता दी थी। अब हमने कहा कि ये सम फैक्टरों की संख्या आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है, सम फैक्टरों की बात आपको समझ में आई है या नहीं है। 120 के सम फैक्टर देख लेते हैं कि 120 है, 120 का मतलब कितना होता है, 12 गुना 10। इसको क्या कर सकते हैं हम, या 8 गुना 15 कह सकते हैं, 8 गुना 15 कह सकते हैं। तो 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा 3 की घात 0, 3 की घात 1, आपने कहा 5 की घात 0 और 5 की घात 1। मेरे भाई इसमें हटाना क्या होता है हमें, तो हमें इसमें ये हटाना है क्योंकि ये क्या है, ऑड है, और ऑड का मल्टीप्लाई यहां किसी से भी करोगे तो ऑड आ जाएगा। तो इसको हटा दिया मैंने, 8 और 4 12 और 2 14, 8 और 4 12 और 2 14, 3 और 1 4 और 5 और 1 6। तो मेरे भाई ये आएगा 14 और ये आ जाएगा 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 24 गुना 4 96 और 24 गुना 1 24 और 9 24 और 9 आ जाएगा हमारे पास 33। 336 आएगा बेटा। 136 जो लिख रहा है, किसी ने 136 लिखा था क्या, किसी ने 136 लिखा होगा, तो ये इवन फैक्टर आ गए मेरे भाई। 136 नहीं होगा अंगद भाई, सम ऑफ 120 के सम फैक्टरों का योग 336 होगा। ठीक है ना, कितना होगा, 336। 336 बेटा। यस तेरा नहीं आया कमेंट, तू पूछ रहा था कि समझ में आया या नहीं आया। अंगद भाई तेरा क्यों नहीं आ रहा है, देखिए देखिए सुने, अब हम बात करेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखिए सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। मेरे भाई अब आपसे पूछेगा विषम गुणनखंडों का योग, तो एग्जाम्पल में वही 12 लूंगा क्योंकि यहां से समझाना मेरे लिए थोड़ा सा आसान होता है। तो ये 0, ये 1 और ये 2, ये 0 और ये 1। मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आ जाएगा, तो आपने कहा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ऑड आ गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे
तो ये भी क्या आएगा 3, ये भी ऑड आ गया। अब ये इवन है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भाई 2 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 4 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 12 आएगा। हमें ये सभी हटाने हैं क्योंकि इवन से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हट गया। तो इवन लाया कौन है भैया, तो इवन लाए हैं ये लोग, तो इसको भी भगा दो। तो इस तरीके से हमने कहा 2 की घात 1 इवन होता है, 2 की घात 2 भी इवन होता है। जब हमें ऑड चाहिए, जब हमें विषम चाहिए, तो सम से हमारा कोई नाता नहीं होना चाहिए। तो साथियों इस तरीके से ये योग आया, वो 4 आया है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करता तो यहां आपको केवल कितना लेना था, 2 की घात 0, ठीक है ना, इंटू 3 की घात 0 और 3 की घात 1। इस तरीके से 1 गुना 4 बराबर कितना आता, 4। 1 गुना 4 बराबर कितना आता, 4। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपसे कहा कि 60 के विषम गुणनखंडों का योग बताएं। मैंने आपसे कहा है, ये लिखा हुआ है 60 के विषम गुणनखंडों का योग बताएं। गुणनखंडों का योग बताएं, यानी सम ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 60। भैया पहले तो मैं 60 के फैक्टर देखूं तो 4 गुना 15 ये आता है। तो इसमें मैंने कहा कि भैया, अब मैंने कहा कि ये 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, फिर आपने कहा 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 0, 5 की घात 1। हमें क्या चाहिए भैया, कि ऑड चाहिए। क्या चाहिए, ऑड। ऑड चाहिए मेरे भाई, ऑड चाहिए तो इवन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी हमने क्या किया था, 2 की घात 0 है, यहां क्या है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 1 है, यहां कितना है हमारे पास, 2 की घात 5 है और 2 की घात ये। तो ये हमारा डायरेक्ट बन जाता है। जब हमें विषम चाहिए तो सम को हटा दो। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट देखा कि डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सबसे पहले 2 की घात कुछ भी हो हमें 0 लेनी है, 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 5 की घात 0 और 5 की घात 1। मेरे भाई ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। 6 गुना 4 कितना आएगा, 24। 6 गुना 4 आ जाएगा 24। अब मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया, 120 के ऑड फैक्टर बताओ। 120 के ऑड फैक्टर का योग बताओ। 120 के ऑड फैक्टर का योग बताओ, जल्दी से करें। 120 के ऑड फैक्टर का योग बताएं। 120 के ऑड फैक्टर्स का योग बताएं। 120 के ऑड फैक्टर का योग बताएं। 120 के ऑड फैक्टर का योग बताएं। देखिए, हो गया ना, देखते हैं। मैंने कहा 120 के ऑड फैक्टर का योग बताएं कि ऑड फैक्टरों का योग क्या होगा। तो मैंने यहां ले लिया, यानी 120 के विषम गुणनखंडों का योग बताएं। विषम गुणनखंडों का योग बताओ, योग बताओ।
देखिए भाई, तो 120 का मतलब होता है 15 गुना 8, 15 गुना 8। तो इसमें मुझे क्या करना था भाई मेरे, कि ये लिखा हुआ है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स ऑफ 120। तो मेरे भाई आप देखेंगे 2 की घात तो जीरो लेनी है, कुछ भी हो, 3 की घात जीरो और 3 की घात 1, 5 की घात जीरो और 5 की घात 1। तो मेरे भाई ये कितना आएगा, 1, ये 4 और ये 6, 6 गुना 4 कितना आएगा, 24। 6 गुना 4 कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, 6 गुना 4 कितना आ जाएगा, 24। क्या ये बात आपके दिमाग में आ रही है या नहीं? क्या ये बात आपके दिमाग में घुस रही है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत सारे बच्चों ने बताया है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और बता दो। मैंने कहा 225 के सभी गुणनखंडों का 225 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताएं। विषम गुणनखंडों का योग बताएं। 120 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताएं। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 1 to 225। 225 भैया आप जानते हैं, चलो आप करो, मैं तो बाद में बताऊंगा। मैंने आपको ये दे दिया कि इसके सभी विषम, यानी फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर ऑफ 225। जल्दी से बताइए, कहीं देर ना हो जाए। गजब किया तेरे वादे पे एतवार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतवार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क बार किया, तसल्लियां दे दे कर मुझे बेकरार किया। मोहित का आ गया है। मोहित, तेरा तो दिमाग की बत्ती मुझे लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट जल रही है बेटा। मुझे लग रहा है या तो मेहनत कर रहा है तू बहुत अच्छे से, है तभी आप इतनी जल्दी आंसर ला रहे हो। संदीप का भी आ गया। और ये सतवीर है, वो 24 से आगे नहीं बढ़ रहा है। अंगद का 40 आ रहा है। सुरेंद्र का आ रहा है 403। देखिए बेटा, इसका मतलब 15 गुना 15, यानी मैं लिख सकता हूं 3 की घात 2 और ये लिख सकता हूं 5 की घात 2, क्योंकि आएगा 9 और ये 25। तो भाई इसमें दो तो है ही नहीं। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स भैया इसमें तो इवन है ही नहीं। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। मेरे भैया ये आएगा 9 3 12 और 1 13, 25 और 30 और 1 31। 13 गुना 1 13, 13 गुना 3 39 और 1 40। 403 आ गया। कितना आ गया, 403 आ गया। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसी में। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने कह दिया था, देखिए 12 में 3 के गुणनखंड, 3 के 12 में 3 के गुणनखंड का योग बताएं। योग बताओ। ठीक है भाई, अब 12 से तो आप परिचय हैं, 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1। तो भैया हमें 3 लाना है। ये 3 की घात 0 है, 3 की घात 2 है और 3 की घात 1 है। ठीक है साहब, तो भैया इसमें मल्टीप्लाई करने से तो 3 आएगा नहीं, बाकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो।
तो आपने कहा कौन कौन आ जाएगा, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 आएगा, ये आएगा 6 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इनका योग करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 18, 18 और 3 21। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं भाई, अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, ये लिखा हुआ है 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2, और इंटू 3 की घात 0 को हटा देंगे तो 3 की घात 1, 0 हटा दिया है। इस तरीके से ये कितना आ रहा भाई मेरे, 4 और 2 6 और 1 7, और 7 गुना 3 21, 7 गुना 3 21। ठीक है, मैंने कहा कि 72 में 12 के गुणनखंडों का योग बताएं, गुणनखंडों का योग बताएं। 12 के 12 से डिविजिबल, ये लिखा हुआ है, मैं 12 से 12 से 12 से विभाजित 12 से विभाजित गुणनखंडों का योग बताएं। यानी 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, यानी 72 के 12 से गुणनखंड होने वाले, 12 से भाग होने वाले फैक्टरों का योग बताएं। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 72 विच आर डिविजिबल बाई 12। यानी आपसे ये कह दिया, देखिए 12 के उन गुणनखंडों का योग बताएं, खंडों का योग बताएं जो 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 12 से विभाजित होते हैं, 12 से विभाजित होते हैं। ठीक है ना, यानी फाइंड द सम ऑफ find the sum of all factor of 72 which are divisible by 70 12, which are divisible by 12। देखिए भैया 72 का मतलब क्या होता है, तो 72 का मतलब होता है 2 की घात 3 और गुना 3 की घात, ये 3 की घात क्या होता है 2, तो ये आ गया 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 3। ये 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2। मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें से किसी से भी करेंगे 12 नहीं आएगा, क्योंकि 12 में हमें क्या चाहिए, 2 गुना 3। तो भाई हमें 2 बार चाहिए, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 36 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 8 गुना 3 24 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये 72 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करने का तरीका हमारा क्या होता है भैया, कि 2 की घात 0 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है और 2 की घात 3 है, और 3 की घात 0 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है। भैया 12 का मतलब होता है 2 गुना 3। यानी और मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूं तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 की घात 2 और 3 की घात 1, यानी ये हमें चाहिए। तो जो इससे छोटा है उसको छोड़ दो, तो इससे छोटा ये छोड़ दिया और इससे छोटा है इसको छोड़ दिया, तो ये कितना आ रहा है मेरे भाई, ये आ रहा है 8 और 4 12। ये कितना है 9 और 3 12, यानी 144। कितना आ जाएगा 144। जैसे अभी मैंने लिखा था कितना, 72 है, 36 है, 24 है और 12 है, 24 है और 12 है। 6 और 4 10 और 4 14, 1 आएगा। 7 और 3 10, 1 13 और 1 14। ये लो, तो करना हमें ऐसे है। ठीक है भाई,
ये देखिए फैक्टरों के बारे में हम कितनी कितनी कहानियां पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स के बारे में कितनी कितनी जानकारियां ले रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। देखें ये फैक्टर्स के बारे में हो गया। देखिए आगे समझ में या नहीं आया है, जल्दी से बताएं, समझ में आया है या नहीं आया है। देखिए अब देखिए मैंने अगला क्वेश्चन देखा, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। अब मैंने कहा कि एवरेज ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, फैक्टरों का औसत, गुणनखंडों का औसत। गुणनखंडों का औसत मेरे भाई, 12 के गुणनखंडों का औसत बताओ, का औसत बताओ, औसत बताना है। ठीक है भाई, अगर आप देखेंगे मेरे साथी तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं मेरे भाई, तो 12 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 और ये 12, मुझे लगता है यही होते हो, 1 2 3 4 ये। तो आपने कहा एवरेज क्या आएगा, एवरेज आएगा हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, यानी सम ऑफ फैक्टर्स। क्या आएगा ये, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, और अपॉन क्या आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो भाई हमारे पास ये आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 6 और +12। अब आपको सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में भी पता है, फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फैक्टर का भी फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है, ये 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, ये 28/6 रहा है कि देखो जरा, ये 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14/3, ये आ जाएगा हमारे पास 14/3, ये आ जाएगा हमारे पास 14/3। ठीक है मेरे भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 14/3। आगे देखिए, हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, अब आपसे कहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनखंड, गुणनखंडों का गुणनफल, का गुणनफल। ये क्या होता है, गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, तो ये आएगा, यानी ये आ जाएगा n कोई नंबर है, या मैंने कहा कि ये a कोई नंबर है टू दी पावर n/2, a एनी नंबर और n नंबर ऑफ फैक्टर।
जैसे मैंने कहा 12 लिखा हुआ है, हमारे पास 12 लिखा हुआ, 12 के फैक्टर क्या होते हैं मेरे भाई? तो 12 के फैक्टर 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 और ये 6। ठीक है भैया, आप देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 12 बन जाएगा। तो ये एक 12 तो ये रहा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा 12 बन गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा 12 बन गया। तो ये आपने देखा कि 12 की घात कितना आ गया? 3। और 12 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6/2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो इस तरीके से अगर कोई हमसे 12 के फैक्टर कहता है कि 12 के फैक्टरों का गुणनफल बताओ, गुणन गुणनफल बताओ, फल बताओ, तो आपने कहा नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर, तो पहले 12 को लिख लिया 2 की घात 2 गुना 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आएंगे मेरे भाई? नंबर ऑफ फैक्टर्स को मैंने n कहा है, तो ये आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 और इसमें एक जोड़ देंगे तो 2, तो कितना आ गया मेरे भाई? 6। तो आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो आपने कहा क्या होगा भैया? तो ये द नंबर यानी a की घात n/2। ए कितना है हमारे पास? 12। n कितना है? 6/2, यानी 12 की घात कितना आ जाएगा? 3। 12 की घात कितना आ जाएगा? 3। क्लास बेटा रुक गई शायद, 56+ कमेंट आया है। रुकिए ना। तुझे कितना क्या? अच्छा चल रही थी, बच्चे तो पहले कह रहे नो सर चल रही है क्लास। नहीं सर ओके है। तो इनके कमेंट्स नहीं आ रहे थे, मुझे लगा रुक गई। नहीं रुकी थी सर, कोई बात नहीं। तो आपको बेटा कमेंट्स करते रहा करो, जिससे मुझे चीजें पता चल जाए। आप कमेंट्स करते रहा करो जिससे मुझे पता चल जाए। नहीं सर रुकी, नहीं रुकी थी सर। ओके बेटा, तो क्या ये आपको समझ में आ गया? गुणनखंडों का गुणनफल ये समझ में आ गया आपको कि नहीं आया है? बताइए जरा, गुणनखंडों का गुणनफल आपको समझ में आया है? बताइए ये चीज आपको समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? जल्दी से बताएं, और आप कमेंट्स करते रहा करें, जल्दी बताइए। आगे देखिए, देखें, हो गया। एक और इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन बचा है, यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स। रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स यानी किसी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग।
का योग। जैसे मैंने कहा आपको ये बताया 12 के गुणनखंडों का 12 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग बताएं। योग बताएं। फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 12 फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ 12 इज। बेटा सारे क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इतना परेशान क्यों होते हैं। तो 12 के फैक्टर मेरे भाई क्या हैं? तो आपने कहा 1 2 3 4 6 और ये 12। तो अब आपने कहा योग चाहिए हमें इनके व्युत्क्रमों का। तो 1 का तो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/6 और 1/12। मेरे भाई यहाँ 12 आ गया एलसीएम। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 से भाग देंगे तो 12, 2 से भाग देंगे तो 6, 3 से भाग देंगे तो 4, 4 से भाग देंगे तो 3, 6 से भाग देंगे तो 2 और 4 से भाग देंगे तो ये। तो भाई ये कुल मिलाकर क्या आया है? सम ऑफ फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर्स और ये द नंबर। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कहता है कि गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो उस गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग जो आता है वो क्या आता है? सम ऑफ फैक्टर्स और अपॉन द नंबर। यानी सम ऑफ फैक्टर्स ये लिखा हुआ है, यानी ये जो योग आता है वो क्या आता है? सम ऑफ फैक्टर्स ऑन द नंबर। यानी सारे फैक्टरों का योग और वह संख्या, सारे फैक्टरों का योग और वह संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। अब इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, अब इस पे किस किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यानी ये चीज जो बुकलेट में थी उससे बहुत डिफरेंट हो गई है। क्वेश्चन की सीट आपको मिल जाएगी। देखिए मैंने आपसे कहा कि अब हमारे पास क्वेश्चन कहाँ है, तो एंड्रॉइड रिलेशन ट्रिगोनोमेट्री डी का इसमें देखिए मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके से आने हैं ये देख लीजिए। देखिए ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ, ये देखो, ये परीक्षा में प्रश्न आया है कि 40 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। एक बात तो जान लें, फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ऑफलाइन सीट बेटा कैसे दें तुझे? यहां से फेंक के तो नहीं दी जा सकती। सर जी ऑफलाइन मुझे सीट चाहिए। ऑफलाइन कैसे देंगे बेटा? यहां अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन ही सीट मिलेगी। आप ऑफलाइन के लिए आप फोटो कॉपी करवा लें, मार्केट कभी ना कभी तो जाते ही होंगे, वहां से आप किसी भी फोटो कॉपी की दुकान पे जाके प्रिंट आउट निकलवा लें। देखिए आपसे कहा है 24 के फैक्टर बताएं। पॉजिटिव का मतलब होता है फैक्टर हमेशा ही पॉजिटिव आते हैं। तो सबसे पहले भाई मैंने 24 को देखा तो ये आता है 8 और गुना 3।
नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, ये प्रश्न आए हुए हैं। तो आपने कहा ये 3+1 और ये 1+1, तो ये 4 × 2 कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 8। ये कितना आ जाएगा? 8। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 8। ठीक है ना, ये आ जाएगा 8। अब हम क्वेश्चनों की बारी है। अब हम क्वेश्चनों के पीछे पड़ेंगे और एक एक करके चुन चुन के निपटाएंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट इसके बाद देखें, ये लिखा हुआ है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या है भैया, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है साथियों मेरे, 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं? तो ये आ गया हमारे पास 36। 36 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 2। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर देखना है भैया, तो इसमें एक जोड़ दिया तो 3, इसमें एक जोड़ दिया तो 3, कितने आएंगे? 9। 36 के फैक्टरों की संख्या कितनी आएगी भाई मेरे? तो 36 के फैक्टरों की संख्या आएगी 9। 36 के फैक्टरों की संख्या कितनी आएगी? 9। 36 के फैक्टरों की संख्या आएगी हमारे पास 9। ठीक है बेटा, बुकलेट मिल जाएगी जब कोचिंग ओपन हो जाएगी। वैसे बुकलेट ऑफिस ओपन हो चुकी है, आप वहां से बुकलेट ले सकते हैं, लेकिन बुकलेट ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा बुकलेट का। ठीक है, बुकलेट हमें ऑफिस से मिलेगी और उसका जो मिनिमम चार्ज है वो देना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में फीस आपकी आधी रखी गई है, तो इसमें वो खर्चे नहीं जोड़े गए हैं। ठीक है ना, आप परचेज कर सकते हैं मिनिमम प्राइस पे। देखिए यह देखें, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला। देखिए क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन पढ़ाया जाता है पूरा पूरा, जितना कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, लेकिन आए हुए क्वेश्चन नहीं है। कुछ बच्चे बोर हो रहे होंगे, कितना पढ़ा रहे हैं बेटा, पढ़ाया तो पूरा ही जाता है। अब परीक्षा में उतना नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। चलिए देखिए भाई, यह देखें, इसके बाद लिखा हुआ हमारे पास, ये कह रहा है 40। तो 40 क्या होता है? 8 × 5 यानी 2 की घात 3 और गुना 5 की घात 1। ठीक है ना, 2 की घात 3, अरे 200, 100, 200, 150, 200 जितने भी होगा उसमें पूरी बुकलेट मिल जाएंगी आपको 200, 250 रुपए में। अब मैंने क्या है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने का है, मैं आपको पूछ के ही बता पाऊंगा। उसमें 5-6 बुकलेट है, वो पूरे की पूरी मिल जाएंगी, तो मैं यहाँ पूछ कर बता दूंगा। ऑफिस तो हमारी फुलबाग पे खुल गई है। ठीक है ना, जो भी होगा मैं बता दूंगा आपको। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। तो भाई नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, इसमें एक जोड़ देंगे तो 4, इसमें एक जोड़ देंगे तो 2, कितना आ जाएगा भाई? 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। ये कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा कितना ज्यादा, और ये छुटके छुटके से प्रश्न आ रहे हैं उस पे, ये छुटके छुटके से प्रश्न आ रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है साहब, ये लिखा हुआ है, देखिए मीन्स 2018 में आया हुआ है। हमने तो इस तरीके के सारे सारे क्वेश्चन करे हुए। 3600 के फैक्टर बताए। सबसे पहले मैंने कहा 3600 को क्या लिख दिया मैंने, तो 3600 को लिख लिया मैंने ऐसे। ठीक है ना, इसका मतलब होता है 2 की घात 2 और 3 की घात 2। इसका मतलब होता है 2 की घात 2 और 5 की घात 2। इस तरीके से इनको मिला दिया तो 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। तो फाइनली 3600 के जो फैक्टर आ गए, 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। आपने कहा नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर। तो भाई मेरे नंबर ऑफ फैक्टर जाएंगे, इसमें एक जोड़ दिया तो 5, इसमें एक जोड़ दिया तो 3 और इसमें एक जोड़ दिया तो 3। 9 × 5 45, यानी हम कहेंगे 3600 में, मीन्स 2018 में पूछा गया ये प्रश्न। तो 3600 के फैक्टरों की संख्या क्या आएगी, तो 3600 के फैक्टरों की संख्या आएगी हमारे पास 45।
3600 के फैक्टरों की संख्या आएगी हमारे पास 45। ठीक है ना, बात आ रही होगी आपको समझ में। ऐसी आशा मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने काफी गहराई से इसको पढ़ाया है। जितना गहराई हो सकती है, जितनी कोशिश मुझसे हो सकती है, मैंने इससे उतना पढ़ाया है। ठीक है मेरे साथियों, इसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, 44। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पे अगर मैं जाऊं तो क्या लिखा हुआ है। आपसे कहा इसमें फैक्टरों की संख्या बताएं मेरे भाई। अब क्वेश्चन उसने थोड़ा सा चेंज कर लिया कि ये लिखा हुआ है इसमें फैक्टरों की संख्या बताएं। कोशिश करते हैं। इसमें मैंने क्या है 4 की घात 11 कॉमन ले लिया मेरे भाई, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 4 की घात 1, ये बचेगा 4 की घात 2, ये बचेगा 4 की घात 3। हाँ या ना, यानी 4 की घात 11 से यहां डिवाइड किया तो 1 आएगा, यहां डिवाइड किया तो 4 आएगा, यहां 4 की घात 2, यहां 4 की घात 3। मेरे साथियों, ये जो 4 की घात 11 है, इसको मैं 2 की घात 2 और गुना 11 लिख सकता हूं, यानी इसको लिख सकते हैं आप 2 की घात 22। ये लिख दिया आपने 2 की घात 22। ये 4 की घात 3 का मतलब होता है 64, 4 की घात 2 का मतलब होता है 16, 4 की घात 1 का मतलब होता है हमारे पास 4, और ये 1, तो ये 80 85 आ गया। ये कितना आएगा 85 इंटू आ गए 85, यानी 4 की घात 2 और ये 5 की घात 1 और 17 की घात 1। तो अब आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे भाई, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23, इसमें एक जोड़ देंगे तो, और इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 23 × 4 92। तो यानी फैक्टरों की संख्या कितनी आएगी 92। फैक्टरों की संख्या क्या आएगी 92। बेटा ये नई पीडीएफ मिलेगी उसमें मिलेंगे। ये मैंने क्या है कुछ चेंज करवाया है, फैक्टर जो टाइप 6 था उसमें कुछ चेंज कराया है, तो आज अब नई पीडीएफ मिलेगी उसमें सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है ना, उस पुरानी पीडीएफ को हम हटवा देंगे और ये पीडीएफ डलवा देंगे। नई पीडीएफ डाल दी ना, तो बेटा नई पीडीएफ डाल दी है, आप उसको चेक कर लेना। थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ाया होगा क्योंकि चीजें अपडेट की हैं। अच्छा, न्यू बुकलेट नंबर सिस्टम के नाम से डाल दिए बेटा, न्यू बुकलेट नंबर सिस्टम के नाम से डाल दिए। न्यू बुकलेट नंबर सिस्टम के नाम से पीडीएफ डली हुई है कहीं, आप देख लेना। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे देखें इसमें क्या है। ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 45 में। देखिए ये हमसे कहा गया है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हो। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप देखिए इनमें से कौन कर सकता है, ये लेटेस्ट है, ये एसएससी का लेटेस्ट प्रश्न है इस चैप्टर से। यानी 2019 वाला प्री हुआ था मार्च 2020 में। ये जो कंडक्ट हुआ था, ये जो एग्जाम, ये मार्च 2020 में कंडक्ट हुआ था, कंडक्ट हुआ था। ये क्या है कि ये क्या है 19 वाला एग्जाम था, और जो एग्जाम लिया गया था मार्च 2020 में। मार्च 2020 के बाद कोई एग्जाम हुआ नहीं है। देखिए तो मेरे भाई, ये हमारे पास जो है ना, ये क्वेश्चन है कौन करेगा, जरा करिए, मैं देखना चाहता हूं, जरा करें। मैं देखना चाहता हूं कि किस किस का दिमाग चल रहा है, किसका दौड़ रहा है, किसका नहीं चल रहा है। करिए जरा, प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जान पहचान हो आपकी प्रश्न से। देखिए
सुने, हो गया ना? चलिए मेरे भाई, एक बच्चे ने उत्तर दे दिया है 99। अब तुक्का है या सही है ये तो पता चलेगा। एक धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है हमारे पास n। इसे d से भाग दिया जाता है तो 15 शेषफल आता है। तो मैंने कहा कितने बार भाग गया होगा, तो a टाइम्स चला गया हो, तो n बराबर कितना आएगा, तो ये आएगा dA और प्लस 15। x टाइम्स भाग चला गया हो सकता है। आपने कहा भाग कितने बार गया होगा साहब, x बार। भाग कितने बार गया होगा, x बार। तो ये आएगा dx और प्लस 15। फिर आपसे कहा है कि 10 गुने को, अगर इस संख्या के 10 गुने को भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है भाई मेरे। अगर इस संख्या के 10 गुने को भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 बचता है। तो शेषफल 6 बचता है, तो शेषफल 6 बचता है। आपसे कहा है जब इस संख्या के 10 गुने को भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 बचता है। यानी मैं आपसे कहता हूं कि इसको मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 10n और ये लिखा हुआ है 10x, ये आ जाएगा 10n है, और इसमें मैंने कहा ये आ जाएगा 10x और d और प्लस आ जाएगा मेरे भाई 150। अब इसको दोबारा d से भाग दिया जाता है तो आपने कहा यहां शेषफल आ जाएगा 0। यहां शेषफल 0 कैसे आ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि यहां 0 आने की वजह क्या है कि d को डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, और उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो 0 ही कहेगा। तो आपने कहा यहां तो इसने 0 दिया है तो पक्के तौर पे 6 इसने दिया होगा। इसका मतलब ये है कि d को 150 से भाग देने पर शेषफल d आता है। कितना आता है, 6। आपने कहा ऐसी कौन सी संख्या है, तो आपसे कहा है वह न्यूनतम संख्या बताएं। कैसी संख्या बतानी है, न्यूनतम संख्या बतानी है। तो भाई अगर मैं चाहता तो अब ऑप्शन पे चला जाता, अगर मैं चाहता तो ऑप्शन पे चला जाता। देखिए 12 से भाग दें, 12 गुना 12 144 होते हैं, तो 12 गुना 12 144। देखिए अगर मैंने आपसे कहा मेरे भाई, अगर मैंने आपसे कहा कि 150 को अगर 12 से भाग दे दें तो 12 गुना 12 144, 6 शेषफल देगा। अगर मैंने कहा 150 को मैंने 16 से भाग दिया तो कितना आएगा, 16 गुना 9 144, तो 16 गुना 9 144, 6 शेषफल देगा। मैंने कहा 150 को मैंने 18 से भाग दिया तो 18 गुना 8 144, तो यहां भी 6 शेषफल दे रहा है। यानी ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से जान लें, एक बात आप अच्छी तरह से जान लें। अच्छी तरह से क्या जान लें, कि अगर मैंने किसी संख्या n को d से भाग दिया है और शेषफल 15 आया है तो यहां ये तय हो जाता है कि d का मान 15 से बड़ा होगा। अगर मैंने किसी संख्या d को 15 से d से भाग दिया है और शेषफल 15 आता है तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि d की वैल्यू 15 से ज्यादा हो। तो ये उत्तर नहीं हो सकता। 99 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 99 से भाग देने पर, 99 इसलिए उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि 99 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 51 आ रहा है मेरे भाई। तो उत्तर इन दोनों में से 12 इसलिए हटा दिया क्योंकि हमारा जो उत्तर आएगा वो 15 से बड़ा आएगा। 12 इसलिए हटा दिया कि जो भी उत्तर आएगा वो 15 से बड़ा आएगा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हमें कहा है कि डी का न्यूनतम मान बताएं कि चीज बात बन जाए। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 16 है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 है। आप चीजों को देखें, अगर आपको समझ में नहीं आया है, जो जो बात आपको समझ में नहीं आई हो उन बातों को मैं दोबारा से बता दूंगा। जो जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं उन सारी चीजों को मैं एक बार फिर बता दूंगा। चलिए भाई साथियों, बताओ बात समझ में आपको आई है या नहीं आई है, जल्दी से।
जल्दी से जो कुछ आपको परेशानियां हो वो बता डालें। जैसा भी आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन कठिन है, नहीं आया समझ में, तो मैं दोबारा भी बता दूंगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। आपको आपको बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलेंगे, आप कुछ भी कर लो, हम नहीं बोलेंगे तो मत बोलो भाई। समझ में आया? अरे नोट करने के चक्कर में फंसे होंगे। बेटा जल्दी बोलो, आया या नहीं आया? आया ना बेटा? तेरा तो आ गया था आंसर, मैंने देखा। बाकी को आया कि नहीं आया? जैसे बाकी लोगों का व्यू आया है कि नहीं आया? कविता जी नहीं सर। बेटा अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपको जो पुरानी चीजें बताई गई हैं वो चीजें आपने ढंग से नहीं पढ़ी है। ये क्वेश्चन समझ में ना आने का केवल और केवल एक ही मतलब है कि जो चीजें आपको पूर्व में पढ़ाई गई हैं वो चीजें आपको समझ में नहीं आई। मैंने आपसे कहा है कि किसी संख्या को, ये आपको बताया था कि ये लिखा हुआ है, बार बार मैं एग्जांपल यही लेता हूं, बार बार ये एग्जांपल लेता हूं। 4 को 25 से डिवाइड करते हैं, 6 गुना 4 24, 1 बचता है। इसका मतलब ये 25 की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है मेरे भाई? इन दोनों का गुणनफल और प्लस शेषफल, यानी क्या है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ये होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो भाई आप अगर यहां से देखते हैं कि अगर ये ऐसा था तो आपसे कहा है कोई एक n संख्या है, इसको आपने d से भाग दिया है तो शेषफल इतना आया है, तो x बार भाग चला गया, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी? dx और प्लस 15। क्यों आ गई थी? क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई और इसको जोड़ दो। अब आपने कहा इस संख्या के 10 गुने को, यानी दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 150। अब आपने कहा इसको दोबारा d से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 6। ये शेषफल आया है 6। तो मेरे भाई इसने तो 0 शेषफल दिया है, तो यहां और यहां का कुल मिलाकर शेषफल 6 आया है। इसका मतलब शेषफल 6 इसने दिया हो। इसका मतलब ये हो जाता है कि d से अगर 150 को भाग दें तो 15 शेषफल, कितना शेषफल लाना है? 6। 15 शेषफल लाना है तो d की वैल्यू बतानी। मेरे भाई जैसे ये 15 आया था तो यहां d की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 15 से बड़ी। तो मेरे भाई 15 से बड़ा उत्तर लाना है तो ये उत्तर नहीं हो सकता, और 150 में 99 से भाग देंगे तो 51 शेषफल आएगा, ये नहीं आ सकता। अब हमसे कहा है न्यूनतम संख्या बताएं मेरे भाई, अब हमसे कहा है न्यूनतम संख्या बताएं। तो आपने कहा संख्या हमारे पास क्या क्या है? तो जो हमारे पास संख्या है साथियों, देखिए जो हमारे पास संख्याएं हैं वो क्या है? तो आपने कहा 99 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 51 शेषफल देगा, और आंसर हमारा 12 से बड़ा है। तो अब आपने कहा कि 50 में 18 से भाग देंगे तब भी शेषफल 6 आ जाएगा, और 16 से भाग देंगे तब भी शेषफल 6 आएगा। लेकिन हमें दोनों में से छोटी संख्या क्या है? तो दोनों में से छोटी संख्या चाहिए। तो दोनों में से छोटी संख्या आ जाएगी हमारे पास कितनी? 16। दोनों में से छोटी संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगी। दोनों में से जो छोटी संख्या आएगी वो क्या आएगी? 16 आएगी। ठीक है ना? दोनों में जो सबसे छोटी संख्या, ये भी उत्तर सही था, ये भी उत्तर सही था, लेकिन ये कहा था इसने कि ये जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो इनमें दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है? 16 है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन से ये इस तरीके से हम कर सकते थे। ऑप्शन से हमने ये इस तरीके से निपटा दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है? कोई भी भाई ऐसा हो जिसको बात पल्ले नहीं पड़ रही हो तो जल्दी से बताए। ऐसा कोई बच्चा है जिसको किसी तरह की कोई परेशानी हो? कमेंट फास्ट किया करें, कमेंट फास्ट किया करें।
कमेंट फास्ट किया करें। हाँ, तो अगली क्लास के लिए आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 46। ये आपको करके आना है, कल इस पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 ये है, कल हम इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।